ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एसी परिपथों में शक्ति। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि ऊर्जा क्षय की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, या फिर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और P बराबर क्या होता है? V इंटू आई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग परिभाषा उसी को लिखेंगे। किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को घर का जो रीडिंग आता है यूनिट में आता है, ठीक है, और वही यूनिट जो है वो शक्ति है। मतलब ये कि आप लोगों ने घर में कितनी मात्रा में विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है, और हम लोग सब जान रहे हैं कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टेज को लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं कि V और I के बीच फाई कलांतर है। ठीक है, मतलब दोनों का कला जो है फाई कलांतर से अलग अलग है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने फाई कलांतर ले लिया है। ठीक है, तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहाँ पे V इज इक्वल टू इतना आ चुका है, I इज इक्वल टू इतना आ चुका है, तो V का मान यहाँ रख देंगे, I का मान यहाँ रख देंगे, तो V0 इंटू I0 साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगा। तो यहाँ पे दो फार्मूला होता है, एक तो cos C माइनस cot G करके गणित में एक ठो होता है, तो आप इससे आप लोग ये निकाल सकते हैं, या फिर इसका प्रयोग करके साइन A इंटू साइन B इज इक्वल टू कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B का उपयोग करके आप लोग इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाली फार्मूला ले ली, और इस फार्मूले में देखते हैं तो A इज इक्वल टू देखिए ओमेगा टी है, यहाँ A दिया है तो यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी है, और यहाँ पे B दिया है तो B के जगह पे ओमेगा टी माइनस फाई है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए साइन A की जगह ओमेगा टी रख दिए, साइन B की जगह ओमेगा टी माइनस फाई रख दिए, फिर बराबर करके क्या आएगा? A माइनस बी, यहाँ पे देखिए कॉस A माइनस बी, तो A की जगह ओमेगा टी रखेंगे, और माइनस करके माइनस, और ओमेगा टी माइनस क्या कर देंगे? फाई कर देंगे। फिर उसी प्रकार कॉस A प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस फाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको एक बार संपूर्ण देख लेते हैं, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाई आएगा। अब इस माइनस को इसके अंदर गुणा करेंगे तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस फाई जो है प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओमेगा टी जुड़ जाएगा, और आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। साइन ओमेगा टी माइनस फाई इज इक्वल टू 1/2। देखो यहाँ पे अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये जुड़ के क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस फाई आ जाएगा, और माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने औसत मान और रूट मीन स्क्वायर मतलब वर्ग माध्य मूल मान पढ़ा था, तो कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई इज इक्वल टू क्या आया था? 0 आया था। तो इतने के बराबर 0 रख देंगे, तो साइन ओमेगा टी माइनस फाई इज इक्वल टू 1/2 कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसके पश्चात हम लोग यहाँ पे देखिए इसको औसत मान माने हैं, इसीलिए शक्ति को भी हम लोग P एवरेज करके लिखेंगे, और P एवरेज यहाँ लिखने के पश्चात 1/2 V0 I0 cos फाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो V0 अपान अंडर रूट 2 आएगा, और I0 अपान अंडर रूट 2 आएगा। मतलब ये कहना है कि इस दो को तोड़ेंगे तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 करना पड़ेगा हम लोगों को, तो V0 अपान अंडर रूट 2 इंटू I0 अपान अंडर रूट 2 कॉस फाई हो जाएगा। अब हम लोग जान रहे हैं वर्ग माध्य मूल मान में V RMS इज इक्वल टू V0 अपान अंडर रूट 2 आ जाएगा, I RMS इज इक्वल टू I0 अपान अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, इनटू में कॉस फाई हो जाएगा। तो ये P एवरेज का जो है व्यंजक है। अब इसके पश्चात हम लोग चौक कुंडली देखते हैं कि चौक कुंडली होता क्या है। तो हम लोग जैसे ही घर में विद्युत धारा का उपयोग करते हैं, और विद्युत धारा का उपयोग करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारी कुछ ऊर्जाएँ हैं, विद्युत धाराएँ हैं, उपयोग ना होने के बावजूद भी वो खपत होती है। मतलब हमारा मीटर का रीडिंग बहुत ज़्यादा आता है,
तो हम लोग उसके लिए चौक कुंडली का उपयोग करते हैं। और जो चौक कुंडली जो होता है वो ऊर्जा क्षय को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है, जो उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध का एक कुंडली होता है, जिसे हम लोग कहते हैं चौक कुंडली। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा क्षय के धारा को नियंत्रित करने के लिए उच्च प्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध का एक कुंडली प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग चौक कुंडली कहते हैं। अब उसका कार्य सिद्धांत देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? प्रतिरोध बोला है, और यहाँ पे क्या बोला है? प्रेरकत्व बोला है। तो परिपथ में दो चीज़ तो होना फिक्स हो गया, एक क्या? एक प्रतिरोध और एक प्रेरकत्व। तो देखिए हम लोग प्रतिबाधा निकाले थे, Z इज इक्वल टू, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा? R स्क्वायर धन XL का स्क्वायर हो जाएगा। अब XL बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि उच्च प्रेरकत्व का होना चाहिए, तो L का मान अधिक होगा, और अधिक होने के कारण Z जो है मतलब प्रतिबाधा जो है अधिक हो जाएगा। Z का मान अगर बढ़ गया तो मतलब इस परिपथ के प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, लेकिन हमारा ये जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? फिर कम हो जाएगा, मतलब प्रतिबाधा ज़्यादा होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके पश्चात हम लोग जान रहे हैं पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है। आप लोग सब जान रहे हैं कि अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व लगाया जाए तो दोनों के बीच जो होता है, मतलब I और V के बीच जो होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ cos 90 रख देंगे, और cos 90 इज इक्वल टू होता है 0। तो फाई इज इक्वल टू 90 रखने पर एवरेज का मान कितना आ जाएगा? 0। मतलब हमारा औसत शक्ति जो क्षय हो रहा है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चौक कुंडली किससे बनाया जाता है? तो चौक कुंडली जो होता है नर्म लोहे का क्रोड और फेरों की संख्या को अधिक करके बनाया जाता है। ठीक है, ताकि ऊर्जा क्षय ना हो। मतलब ऊर्जा क्षय तो होगा, मतलब अगर टीवी चलाओगे, कूलर चलाओगे तो ये सब में ऊर्जा क्षय होगा, लेकिन फिजूल की जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो नहीं होगी। इस प्रकार आप चौक कुंडली के उपयोग को पढ़िए। ठीक है।